राम राम बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। आज हम नेशनल इनकम के पार्ट 2 पर। अब देखो, हमने लास्ट पार्ट 1 में पढ़ा था कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने कि नेशनल इनकम क्या होती है, क्यों होता है, कैसा होता है। सो अब अपन आज कुछ पढ़ेंगे, सम मैक्रो इकोनॉमिक्स और आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर के भाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की आइडेंटिटीज़ और क्या क्या होती है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम। हमने पढ़ा कि 3 मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। जो प्रोडक्शन मेथड बोलता है कि भाई वैल्यू एडेड मेथड। अब यही वैल्यू एड से आप अगर बात करें तो देखो, हमने पढ़ा था जीडीपी सबसे पहले। तो क्या था जीडीपी? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी हमारा क्या था? ग्रॉस, लगभग ग्रॉस का मतलब होता है कि लगभग हमने डोमेस्टिकली कितनी चीजें प्रोड्यूस की, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यही होता है कि हमने एक टेरिटरी के अंदर कितनी चीज़ें प्रोड्यूस की। अब ये टेरिटरी एक कंट्री, मान लो कि टेरिटरी पूरी एक कंट्री है, ठीक है। हम एक कंट्री के अंदर, अगर वही इंडिया है, हमने इंडिया के अंदर कितनी चीज़ें प्रोड्यूस की, वो होता है मेरा जीडीपी। वो क्या होता है? मेरा जीडीपी। अब इंडिया के अंदर सिर्फ इंडियन कंपनी तो नहीं मैटर कर, इंडियन कंपनी नहीं आएगी ना, बहुत सारी कंपनीज आती है कि बाहर की कंपनी भी इंडिया में आके गुड्स प्रोड्यूस करती है। अब वो एक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस कर रही है। क्या कर रही है? एक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस कर रही है। जब भी वो एक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस करती है तो उसको अपन बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि वो टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस करेगी ना। तो मान लो इंडिया की बाउंड्री है, उसके अंदर जो भी चीज़ प्रोड्यूस है उसको अपन बोलेंगे जीडीपी। और उससे अपन जीडीपी क्या करते हैं? काउंट करते हैं। उससे अपन जीडीपी क्या करेंगे? काउंट करेंगे, ताकि हमको अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पता रहे कि अपने कंट्री की इकोनॉमिक स्थिति क्या है ना, स्टेबल है या नहीं है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पता चलती रहे, और ग्रोथ है कि नहीं है वो हम मेजर्स ले सकते हैं। So GDP is the total value of final goods and services produced within the domestic territory of a country, है ना। अब इसमें कैसा होता है कि देखो, बाहर की कंट्री भी अपनी टेरिटरी में आके तो चीज़ प्रोड्यूस कर सकती है ना, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कारण कंपनीज बाहर से इंडिया में आई और यहाँ प्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ प्रोड्यूस कर रही है तो यहाँ भी तो यहाँ इनकम जनरेट कर रही है, वैल्यू ऐड कर रही है किसी चीज़ में। तो की पॉइंट इसका ये बोलता है कि नेशनलिटी मैटर नहीं करती जीडीपी में। क्या मैटर करता है? लोकेशन मैटर करता है, क्योंकि वो एक टेरिटरी के अंदर हुआ है। किसके अंदर हुआ है? टेरिटरी के अंदर हुआ है। तो ये होता है मेरा जीडीपी। क्या होता है मेरा? ये जीडीपी होता है। अब जीडीपी के साथ साथ क्या होता है कि बहुत ऐसी भी चीज़ें हैं जो होती है ना। जीडीपी के साथ बहुत ऐसी टर्म्स भी होते हैं जो यूज़ होते हैं, जैसे जीएनपी यूज़ होएगा, एनडीपी यूज़ होएगा, एनएनपी यूज़ होएगा। अब जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए अपन को एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जीडीपी कैलकुलेट 2 तरीके से होता है। एक होता है फैक्टर कॉस्ट पे, और एक होता है मार्केट प्राइस पे। अब हम कैलकुलेशन में क्या लेते हैं? हम कैलकुलेशन में मार्केट प्राइस नहीं लेते। हम जीडीपी कैलकुलेट की जब बात करते हैं तो वी कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड नॉट मार्केट प्राइस, अब why we consider GDP at factor cost and why we are not considering GDP at market price? इसका डिफरेंस समझ लेते क्या होता है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो भी खर्चा हुआ वो आपका फैक्टर कॉस्ट है। क्या है वो? आपका फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो भी आपका कॉस्ट इनकर्ड हुआ, क्या हुआ? कॉस्ट इनकर्ड हुआ। जैसे कि कौन से आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट्स थे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। पूरी दुनिया को पता ही है अभी। अब ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में आते हैं, इसमें जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ वो मेरा फैक्टर कॉस्ट होता है, क्योंकि इनके वजह से मेरे में उस चीज़ में वैल्यू ऐड होगी। क्या होगी? वैल्यू ऐड होगी। तो ये फैक्टर कॉस्ट होता है। तो मार्केट प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस वो होता है जिस पे हम मार्केट में सामान बेचते हैं। वी सेल प्रोडक्ट इनटू मार्केट, वी सेल प्रोडक्ट इनटू मार्केट। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये वो फॉर्मूला हो गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, मतलब फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। देखो यही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मार्केट प्राइस होता है। ये क्या होता है? मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस क्या इंक्लूड करता है? मार्केट प्राइस इंक्लूड करता है गवर्नमेंट को भी। मतलब जो भी मैं सामान बेचूंगा उसमें क्या होता है, एक चीज बहुत इंपैक्ट करता है, टैक्सेस। कि मार्केट प्राइस में टैक्सेस भी इंक्लूड होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो हिस्सा मांगेगा कि भाई आप अगर हमारी टेरिटरी में फ्रीली कुछ भी काम कर सकते हो बिकॉज ऑफ अस। गवर्नमेंट बोलता है कि वॉट एवर यू आर डूइंग इन अ टेरिटरी बिकॉज ऑफ अस, तो हमें कुछ देना तो पड़ेगा। तो आपको क्या देना पड़ता है? टैक्सेस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? टैक्सेस देना पड़ता है। अब फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो, क्योंकि फैक्टर ने तो सिर्फ सामान बनाया ना,
और ना ही फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज इंक्लूड होती है। सब्सिडीज बोले तो क्या होता है? सब्सिडीज बोले तो जो भी गवर्नमेंट उनको कुछ चीज़ पे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है कि अगर आप ये प्रोडक्शन करते हो तो हम आपको इतना पैसा वापस दे देंगे, है ना। हाँ, आप अगर ये प्रोडक्ट बनाते हो तो हम आपको उस प्रोडक्ट पे जैसे आपने 10 रुपये का अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है तो हम आपको 1 रुपया वापस देते हैं, तो आपका प्रोडक्ट 9 का ही पड़ेगा, तो वो 1 रुपया सब्सिडी हो गया। पर मेरा तो 10 प्रोडक्ट बनाने का खर्चा हुआ पूरा का पूरा, तो वो चीज़ें होती है। फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस और सब्सिडीज इंक्लूड नहीं होते। पर वही अगर मैं मार्केट प्राइस में बात करूं तो मार्केट प्राइस में टैक्सेस और सब्सिडीज इंक्लूड होते हैं। अब टैक्सेस और सब्सिडीज इंक्लूड होने के कारण क्या हुआ कि जो भी मेरा प्रोडक्ट का प्राइस था, जो मेरा प्रोडक्ट बना यहाँ पे, वो महंगा हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया। प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया बिकॉज ऑफ टैक्सेस। कि 10 रुपये का प्रोडक्ट था, उसमें मान लो 10 रुपये में मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूड था, ठीक है, प्लस मेरे को 2 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो मेरा मार्केट प्राइस हो गया 12 रुपया। मेरा मार्केट प्राइस क्या हो गया? 12 रुपये। देखो, जहाँ प्रोडक्ट मेरा 10 में बिकता वहाँ मेरा 12 में बिक रहा है, प्राइस बढ़ा। क्या हुआ? प्राइस बढ़ा। ये प्राइस क्यों बढ़ा? ये प्राइस बढ़ा टैक्सेस के कारण। ये प्राइस क्यों बढ़ा? टैक्सेस के कारण। तो ये होता है फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। फैक्टर कॉस्ट निकालना है कभी भी तो कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस माइनस NIT बोलते हैं उसे अपन, मतलब नेट इनकम टैक्स। अब नेट इनकम टैक्स भी अगर निकालना है तो नेट इनकम टैक्स कैसे निकालेंगे? NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि अपन को पता है मार्केट में कोई भी सामान बिकता है तो GST लगता है। GST मेरा कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कौन सा होता है? IDT होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो IDT माइनस सब्सिडीज, जब मैं ये करता हूँ तो ये मेरे को नेट इफेक्ट देता है NIT दे देगा। ये मैं NIT की जगह पे पुट कर दूंगा तो मेरे को मिल जाता है, वो मैं मार्केट प्राइस से माइनस करूंगा तो मेरे को देगा फैक्टर कॉस्ट। सिंपल, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। देखो आ गया फॉर्मूला, ये बन गया मेरा फॉर्मूला। अब ये माइनस देखो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस आ जाएगा, वही बात हो गई, है ना। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया फैक्टर कॉस्ट का। ये मेरा क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया फैक्टर कॉस्ट का। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ढोलकपुर वाला ही अपन एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि ढोलकपुर में अपन ने क्या किया, एक फैक्ट्री बनी। फैक्ट्री बनाती है टेबल। फैक्ट्री में अपन क्या बना रहे हैं? टेबल बना रहे हैं। टेबल का मार्केट प्राइस, जब टेबल मार्केट में बिकेगा तो टेबल का मार्केट प्राइस है 100 रुपया, जिसमें मेरे को इनडायरेक्ट टैक्स देना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है 10 रुपये, क्योंकि गवर्नमेंट के कारण मैं वो चीज़ें इजीली कर पा रहा हूँ, बेच पा रहा हूँ, है ना। और गवर्नमेंट ने मेरे को सब्सिडी दे दिया। गवर्नमेंट बोलती है अगर आप ढोलकपुर में आके फैक्ट्री लगाते हो और टेबल बनाते हो तो मैं आपको 5 रुपये सब्सिडी दूंगा। अच्छा, स्कीम लगाइए। तो चलो अपन ने फैक्ट्री डाल दिया। अब मेरे को कैलकुलेट करना है GDP। GDP कैलकुलेट करने के लिए कैसे होगा? सबसे पहले मेरे को फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अब फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा? ये फॉर्मूला, माइनस करते इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी प्लस कर देते हैं। तो देखो, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये मेरे को कितना देगा? ये मेरे को दे रहा है 95 का प्राइस। कितना दे रहा है? 95 का प्राइस। वही अगर मैं इससे भी करता, NIT फाइंड करता मतलब 10 माइनस 5, ये कितना देता? 5। और मैं अगर 5 को यहाँ से माइनस करता इसमें से 100 में से 100 माइनस 5, तो भी वो 95 देता। मतलब दोनों सिनेरियो में वो मेरे को 95 ही दे रहा है, ठीक है, NIT और दोनों सिनेरियो में। तो मेरा प्राइस हो गया 95। मेरा प्राइस क्या हो गया? 95 हो गया। ये NIT के तौर पे मिला मेरे को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब ये भी मिल गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मेरा फैक्टर कॉस्ट तो निकल गया 95। अब देखो क्या हुआ मोटा मोटी कि ये 95 के रुपए में अब सब में बंटवारा होगा। ये मजदूरों को, लेबर को क्या देंगे? अपन वेजेस देंगे, ठीक है। अब इस पे अपन जो भी अपन ने लैंड लिया उस पर रेंट भी पे कर देंगे। कैपिटल है तो ओनर को इंटरेस्ट भी दे देंगे, और ओनर ने जो इतनी मेहनत की तो उसको अपन प्रॉफिट भी बांट देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखो ये 95 रुपीज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ गया। कैपिटल पे इंटरेस्ट भी दे दिया, ओनर को प्रॉफिट भी मिल गया, लैंड का रेंट भी दे दिया और लेबर को वेजेस भी मिल गए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई अपन जो भी चीज़ फाइंड आउट करें वो करें अपन फैक्टर कॉस्ट पे, और ना कि किस पे करें? मार्केट प्राइस पे। सही है एकदम। क्योंकि ये जब अपन करते हैं तो ये ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सरकार ने, देखो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाने से क्या हुआ? अब गवर्नमेंट मेरे को टेबल बनाने में हेल्प नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने टेबल बनाया? गवर्नमेंट ने टेबल नहीं बनाया, ठीक है। ना ही गवर्नमेंट ने कोई प्रोडक्शन में हेल्प की, क्योंकि प्रोडक्शन तो फैक्टर्स ने हेल्प किया मेरे को। तो गवर्नमेंट कर क्या रहा है? मतलब गवर्नमेंट सिर्फ आया और बोला कि आप फ्रीली ये चीज कर पा रहे हो, उसका मेरे को पैसा दे दो। तो अननेसेसरी, देखो उसने कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं की। गवर्नमेंट ने आके कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं की। जब गवर्नमेंट वैल्यू क्रिएट नहीं करता तो वो मैं कैसे उसको
जब वो वैल्यू ऐड ही नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, तो मैं उसको जीडीपी में कैलकुलेट भी नहीं करता। एग्जैक्टली जब कोई वैल्यू क्रिएट ही नहीं हुई गवर्नमेंट से, वैल्यू कोई क्रिएट ही नहीं हुई, तो वो जीडीपी में आनी भी नहीं चाहिए। नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट, तो वो जीडीपी में नहीं आता। इसलिए अपन ये फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं और ना कि मार्केट प्राइस पे, है ना। तो देश सिर्फ ये देखता है कि आपने कितनी वैल्यू प्रोड्यूस की, कितनी वैल्यू क्रिएट की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ। अब गवर्नमेंट सिर्फ टैक्सेस लगाता है। गवर्नमेंट क्या लगाता है? टैक्सेस लगाता है, जिससे मेरा प्राइस क्या हो गया? प्राइस का डिस्टॉर्शन हो गया। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि प्राइस का बंटवारा हो गया। देखो, जबरदस्ती गवर्नमेंट के टैक्स लगने के कारण 10 की चीज 12 में बेचनी पड़ी। तो गवर्नमेंट अपना टैक्स तो लेगा, पर वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता। जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट टेबल नहीं बनाता। गवर्नमेंट कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है ना। गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लेता है? ताकि अपन फ्रीली, लिबरली अपन मार्केट में एकदम फ्री तरीके से सामान खरीदे और बेच सकते हैं। उसी का हम कुछ पे करते हैं और वही गवर्नमेंट वापस इकोनॉमिक तौर पे वो कंट्री में लगा देती है। जैसे सब्सिडीज प्रोवाइड करना, है ना, और बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो अपने योजनाएं बनाती है वो उसके हिसाब से बनाती है कि हमें क्या क्या चीज़ें वापस वेलफेयर के तौर पे वापस लगानी है। क्या लगानी है? वेलफेयर के तौर पे पैसा वापस इकोनॉमी में डालना है ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो होती रहे। तो फैक्टर कॉस्ट आपका क्या दिखता है? आपका फैक्टर कॉस्ट देखेगा रियल प्रोडक्शन इनकम, और मार्केट प्राइस आपका क्या दिखता है? प्राइस डिस्टॉर्शंस। क्या दिखता है? प्राइस डिस्टॉर्शंस। तो आपको चाहिए कि रियल प्रोडक्शन इनकम क्या हुई। क्या चाहिए आपको? रियल प्रोडक्शन इनकम क्या हुई। मतलब एग्जाम में अगर आपको लिखना है 3 लाइन में, तो आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो कि जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज विच डू नॉट रिप्रेजेंट प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन। तो सेम मार्केट प्राइस जो भी इंक्लूड करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, वो प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। इसलिए हम जीडीपी किस पे कैलकुलेट करते हैं? फैक्टर कॉस्ट पे। क्यों करते हैं? बिकॉज वो एक्चुअल क्या रिफ्लेक्ट करता है? एक्चुअल इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एग्जैक्टली। तो ये था आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस नहीं यूज करने के लिए आप समझ गए, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या क्या होती है ना। क्या क्या प्रॉब्लम होती है? पहला प्रॉब्लम था कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स लगाने के कारण प्राइस हो गया इन्फ्लेट। प्राइस क्या हो गया? इन्फ्लेट। बढ़ा प्राइस? यस, प्राइस बढ़ा, है ना, प्राइस बढ़ा। ये देखो प्राइस बढ़ा। सब्सिडीज रेड्यूस प्राइस। अगर सब्सिडीज क्या करती है? सब्सिडीज उस चीज की वैल्यू कम कर देती है। गवर्नमेंट अगर वो पैसा वापस दे देगा, मतलब मार्केट में मैंने कुछ एडिशनल ऐड ही नहीं किया, है ना, वैल्यू आर्टिफिशियली तो कम हो गई। सब्सिडी वैल्यू को कम करती है। यहाँ पे देखो, जैसे 5 रुपए की सब्सिडी मिली तो वो 5 रुपया मेरा वैल्यू कम हुआ ना, कम हुआ। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो गवर्नमेंट कोई प्रोडक्शन नहीं करती। गवर्नमेंट क्या नहीं करती? कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही। मतलब अपने फैक्ट्री में तो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही है, बेसिकली कंट्री के लिए कर रही है, यस, पर फैक्ट्री के लिए कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करती। तो इसलिए अपन फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं जीडीपी। क्या लेते हैं? फैक्टर कॉस्ट पे। तो वही रीजन, यही प्रॉब्लम होती है और यही रीजंस होते हैं। क्या रीजंस है? कि एक तो तुम्हारा फैक्टर कॉस्ट रियल कंट्रीब्यूशन दिखाता है ना। इनकम बेस्ड होता है तो वो वेजेस, रेंट और इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिखाता है। टैक्सेस और सब्सिडीज को रिमूव कर देता है और एक्यूरेट चीजें बताता है। एक्यूरेट जीडीपी जब आती है तो वो आपका ट्रू इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है? ट्रू इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो ये प्रॉब्लम्स होती है और ये कुछ रीजंस और एक्सप्लेनेशंस थे। ये रीजंस और क्या थे? एक्सप्लेनेशंस थे। तो यही मेरा फॉर्मूला होता है। अगर आपको यहाँ पे देखो, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। अगर बोला मेरे को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो बस आपको यही करना है। जहाँ एमपी है वहाँ जीडीपी एमपी लिख दो। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको क्लियरली मेंशन होंगे, सब्सिडीज क्लियरली मेंशन होगी। जब आप ये करेंगे तो आपका जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला बन गया। बस इतना इजी है इकोनॉमिक्स। क्या है? इतना इजी है इकोनॉमिक्स। अब ये था एक बड़ा मोटा मोटी चीज कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगा, क्या प्रॉब्लम्स थे, क्यों फैक्टर कॉस्ट लेना पड़ रहा है ना, और क्यों नहीं मार्केट प्राइस ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें और मैक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज आती है। जैसे आता है हमारा जीएनपी। जीएनपी को अपन बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या अलग हो गया जीडीपी से? तो ये जीडीपी से कितना अलग होता है वो बताता हूं मैं आपको। अब मान लो कि वही अपना ढोलकपुर एक गांव है या शहर है। अब ढोलकपुर है ना, कि ढोलकपुर के अंदर लोग काम कर रहे हैं। ये ढोलकपुर है, इसके अंदर लोग काम कर रहे हैं। भीम, कालिया, ढोलू बोलू, है ना, चुटकी, राजू, जग्गू बंदर, ये सब काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि
भीम अच्छा था, तो भीम बोलता है कि भाई मैं तो अपने कंट्री के अंदर ही काम करूंगा, तो भीम बोलता है कि मैं अंदर ही काम करूंगा। कालिया बोलता है नहीं मैं बाहर जाऊंगा भाई, तो कालिया चले गया विदेश में। कालिया का चले गया विदेश, चले गया कालिया विदेश, बोले तो फॉरेन कंट्री चला गया कमाने के लिए। अब अगर मैं कालिया को देखूं तो कालिया एज एन इंडियन या ढोलकपुर होने के कारण उसने जो इनकम कमाई वो विदेश में तो नहीं उड़ाएगा। कालिया की माँ ढोलकपुर में है, इंडिया में है, तो वो क्या कर रहा है, इनकम पैदा करके यहाँ भेज रहा है। इनकम पैदा करके किधर भेज रहा है, इंडिया में। तो अब आप बोलोगे कि सर नेशनलिटी बिलोंग नहीं करता, पर जहाँ वैल्यू प्रोड्यूस हुई, जहाँ इनकम जनरेट हुई, वहाँ तो काम आना चाहिए। तो ये तो आपकी जीडीपी में काउंट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होना चाहिए। अब ऐसा ही क्या होता है कि ये तो कालिया था जो ढोलकपुर से बाहर जाके काम किया, वैसे ही विदेश का जो कीचक था, कीचक पता है, कीचक पहलवानपुर का कीचक है ना, वो आके ढोलकपुर में काम कर रहा है। वो आके क्या काम कर रहा है, ढोलकपुर में। तो अगर अपन कालिया की इनकम यहां पकड़ रहे हैं तो कीचक की भी इनकम तो वहां पकड़ेगा ना, वो यहां क्यों पकड़ेगा। अब कीचक ने ढोलकपुर में काम किया, यहां से पैसा कमाया, और कीचक ने वो पैसा विदेश भेज दिया, अपने घर भेज दिया, फॉरेन भेज दिया, वापस क्या भेज दिया, फॉरेन भेज दिया। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, कालिया इंडिया का था पर वो बाहर कमा रहा था और इंडिया में पैसा भेज रहा था। कीचक ने क्या किया, इंडिया में पैसा कमा रहा था और वो बाहर पैसा भेज रहा था विदेश में। तो देखो पैसा रोल हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। अब ये टोटल इनकम, यहां पे मेरे को टोटल इनकम बताने के लिए मैं कैलकुलेट करता हूं, ये क्या कैलकुलेट करता हूं, जीएनपी कैलकुलेट करता हूं। क्या कैलकुलेट करता हूं, जीएनपी। तो जीएनपी का मेरा फॉर्मूला होता है कि जो भी मेरा जीडीपी हुआ, मतलब कालिया की ने पैसा भेजा, कीचक ने पैसा भेजा, या मेरी कंट्री ने जो भी प्रोड्यूस कर दिया, भीम और मेरी कंट्री ने, बाकी सबने मिलकर जो भी प्रोड्यूस किया, उसमें मैं क्या प्लस कर दूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NAIF क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। अब देखो ये नेट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब्रॉड बोले तो विदेश हो गया। देखो मेरे को इनकम हुई, विदेश से क्या हुई इनकम, कालिया बाहर जाके कमाने लगा विदेश में, तो उसने इनकम ढोलकपुर भेजी। कीचक ने ढोलकपुर से जो कमाया उसने वो विदेश भेज दिया। अब ये काम हुआ, मतलब कालिया की इनकम तो इंडिया आ रही है, पर कीचक जो यहां कमा रहा है उसकी इनकम बाहर जा रही है। तो उसी से मेरा निकलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकलेगा, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय, क्या आ जाएगा, फैक्टर इनकम या फॉरेन इनकम अर्न्ड बाय कालिया माइनस इनकम अर्न्ड बाय कीचक, अर्न्ड बाय विदेशी कीचक। तो देखो कालिया की इनकम में से बाहर की इनकम जो भी आए वो अगर अपन इंडिया में गिनेंगे तो यहाँ की इनकम जो भी होगी वो बाहर गिनी जाएगी। यहाँ से जो कमाया कीचक जो लेके गया तो वो माइनस करना पड़ेगा। तो क्या किया कि जो भी मेरे ढोलकपुर के लोग थे जिन्होंने फॉरेन इनकम कमाई, उसमें से मैं जो भी बाहर के लोग थे जिन्होंने ढोलकपुर में इनकम कमाई वो माइनस कर दूंगा। तो नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस इन अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन पीपल्स इन इंडिया, ये फॉर्मूला बनता है। तो इससे मेरे को मिलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या मिलता है मेरे को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये क्या होता है, NFI वो डिफरेंस है बिटवीन इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड, है ना। क्या ये डिफरेंस बताता है कि इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट, अब देखो कालिया रेसिडेंट था, पर वो कहां से कमा रहा था, फ्रॉम अब्रॉड से, विदेश से कमा रहा था इनकम, चलो विदेश से कमा लिया, माइनस इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट। अब कीचक अपना रेसिडेंट था क्या, नहीं था, पर उसने इनकम कमाया तो अपन ने उसको इनकम पे किया। जब ये मैं माइनस करता हूं तो मेरे को देता है NFI, मेरे को क्या दे देगा, NFI है, तो मेरे को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगी। अब यही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब मैं जीडीपी में प्लस करता हूं तो ये मेरे को डोमेस्टिक के जगह पे नेशनल देता है। देखो नेशनल का इनकम दे देगा, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या आता है, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, समझ गए। फिर मेरे को फाइंड करना होता है दूसरा जो मेरा होता है NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नेट फाइंड करना है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट फाइंड करने के लिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो मेरे पास क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इनकम है, यस मेरे पास है, मेरे पास क्या है, GDP है, मेरे पास क्या है, GDP।
जीडीपी बोलता है ग्रॉस, ग्रॉस बोले तो लगभग लगभग, मतलब सब कुछ आ गया। अब अगर मेरे को नेट निकालना है, मेरे को कभी भी ग्रॉस में से नेट निकालना है अगर, तो मेरे पास सिंपल सा तरीका क्या कर, याद रखो कि अपन ने एक चीज किया था कि लैंड यूज हो रहा है, मशीनरी यूज हो रही है, तो लैंड तो ठीक है चलो, पर मशीनरी क्या हो रही है, लैंड पे मैंने बिल्डिंग बनाई। अब बिल्डिंग, लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होता, पर बिल्डिंग जितनी यूज होगी उसकी वैल्यू कम होगी, डेप्रिशिएट होगी, मशीनरी जितनी यूज होगी उसकी वैल्यू कम होगी, तो वो डेप्रिसिएशन होगा। तो वो भी इफेक्ट देना पड़ेगा मेरे को कि भाई उतना मेरे को लॉस हुआ है ना, क्योंकि मेरी बिल्डिंग और मशीनरी लगातार यूज होने के कारण, वेयर एंड टेयर होने के कारण मेरे को रिपेयर और रिप्लेस करनी पड़ी। अब रिपेयर और रिप्लेस करना पड़ा तो मेरे को उसमें खर्चा लगा, तो अब वो खर्चा मैं अपने जेब से दे रहा हूँ, तो वो क्या करूँगा, वो भी तो फायदा लूंगा मैं, तो वो मैं माइनस कर दूंगा। तो जब मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से वो मशीनरी, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूँ, तो मैं कहाँ पहुँचता हूँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। कहाँ पहुँच जाऊंगा मैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे अगर मेरे को बोला कि आपको एनएनपी निकालना है भाई, क्या निकालना है, एनएनपी निकालना है, तो क्या मेरे पास जीएनपी है, यस मेरे पास जीएनपी है, तो मैं जीएनपी में से क्या माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, कितना इजी तो है, तो मेरे को एनएनपी निकल गया। मतलब कोई भी नेट चीज निकालने के लिए ग्रॉस से आपको क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन। क्यों डेप्रिसिएशन माइनस करना है, क्योंकि आपने जितनी भी मेहनत की उसमें आपकी बिल्डिंग मशीनरी की वैल्यू कम हुई, जिससे आपका रिप्लेस एंड रिपेयर्स का खर्चा बढ़ा, तो वो खर्चा आप गवर्नमेंट से वापस मांगोगे, तो गवर्नमेंट बोलता है भाई मत मांग, माइनस कर दे, तो माइनस कर दिया आपने। क्या माइनस कर दिया, ये सारी चीजें माइनस कर दी। तो ये सारी चीजें मेरे को क्या बताती है, नेशनल इनकम बताती है। क्या बताती है, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम देखो, समझ गया आपको कि जितना भी अपन ने एक देश में कमाया वो सब कुछ नेशनल इनकम है। क्या है, नेशनल इनकम है। क्या है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में क्या हो गया, जो भी लोगों ने कमाया, वेजेस कमाए, वेजेस कमा लिया, रेंट कमाया, रेंट कमा दिया, इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट कमा लिया, और प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। देखो ये चार चीज उसी के लगभग घूम रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, है ना। इन्होंने कमाई ये चीज इनकम की। अब ये सारी इनकम जब कमाई, और उसमें अपन ने एनएफआई जो भी डिफरेंस था कि भाई फॉरेन की इनकम भी अपन थोड़ी बहुत प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो जब ये सब मैं चीजें करता हूं तो मैं डोमेस्टिक से हटके मैं नेशनल पे आ जाता हूं, और नेट नेशनल निकालने के लिए मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करता हूं, तो मेरा नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या बनता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो मेरा नेशनल इनकम ये भी होता है, क्या होता है, ये भी होता है, क्योंकि मैंने एनएफआईए में इधर देखो प्लस किया है। क्यों प्लस किया है, कि दोनों का डिफरेंस प्लस किया है। अब देखो, अगर कालिया ज्यादा पैसा कमाता कीचक से तो मेरी इनकम बढ़ती, पर कीचक अगर ज्यादा पैसा कमाता कालिया से और बाहर ज्यादा पैसा लेके जाता तो इधर मेरा जीडीपी भी कम हो जाता, है ना। मेरे दोनों इफेक्ट में मेरा एनएनपी आता, नेट नेशनल प्रोडक्ट आता। अब मेरे को उसको फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए मेरे को उसमें से क्या माइनस करना पड़ता, फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए मेरे को क्या माइनस करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना है, एनआईटी, है ना। कोई भी चीज को फैक्टर कॉस्ट पे लाने के लिए मेरे को क्या माइनस करना है, एनआईटी, मतलब माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज, और ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं कहाँ पहुंचता, नेट नेशनल प्रोडक्ट फिक्स फैक्टर कॉस्ट पे, जो कि मेरे को देता नेशनल इनकम, जो कि मेरे को क्या देता, नेशनल इनकम देता। पक्का एकदम। बस ये आपकी चीजें थी, बहुत ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है नेशनल इनकम के टाइम पे, और ये इतनी ही इजी है। ये क्या है, इतनी ही इजी है। अब आप अगर इसके सम्स भी करने बैठ जाओगे तो आपको, अगर ये सारे लॉजिक्स क्लियर है तो आपका सम्स भी ऐसे हो जाएगा, है ना। देखो क्या अवेलेबल इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्या है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। फिर एक टर्म आपको देखने मिलता है पर्सनल इनकम। क्या देखने मिलता है, पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम बोले तो मेरी जो इनकम वो पर्सनल इनकम। तो मेरी इनकम में मेरे को क्या क्या मिलता है, मेरे को सैलरी मिलती है, मिल गई, डन। मेरे को पेंशन मिल गया, मेरे को पेंशन गवर्नमेंट से मिली, डन। जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट इन इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज करना जिसका बेनिफिट वापस नहीं मिलना, या उसके अगेंस्ट में, मतलब वो कर्म करो फल की चिंता मत करो। गवर्नमेंट ने पेंशन दे दी, अब उन्हें उस क्या मिल रहा है रिटर्न में, हम थोड़ी कुछ दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं देंगे, है ना। अब इसमें से कुछ चीजें जो होती है वो माइनस होती है। देखो कैसे, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो जाएगा, वो मेरे को देना पड़ेगा। चलो कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया। फिर मैंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बहुत ऐसी चीजें होती है कि मैंने 10 रुपया प्रॉफिट कमाया पर मैंने सिर्फ बांटा 8 रुपये अपने वर्करों में, मतलब 2 रुपया मेरा ये क्या हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो पर्सनल इनकम वही होती है, इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स। क्या होती है,
पर्सनल इनकम इज द इनकम एक्चुअली रिसीव बाय इंडिविजुअल्स। अब कुछ ये जो कुछ इनकम है, जैसे ये कॉर्पोरेट टैक्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को नहीं मिलती, ये डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को नहीं मिलती। जब ये इंडिविजुअल्स को नहीं मिलती तो ये अपन पर्सनल इनकम में काउंट नहीं करते। पर हाँ, सैलरी मिलती है, पेंशन मिलता है, ये मिलती है, तो सैलरी, पेंशन, ट्रांसफर पेमेंट्स, ये सब डायरेक्टली मिल जाता है, तो ये पर्सनल इनकम में आ जाता है। अब देखो, इनकम तो आ गई, फिर आता है डिस्पोजेबल इनकम। क्या आता है? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है कि भाई लोग कितना खर्च करने के लिए रेडी है। अब मेरे पास 100 रुपया आ गया, पर मैं 100 रुपया खर्च करने के लिए थोड़ी रेडी हूं क्या? नहीं। तो मेरा इनकम हो गया, मैंने टैक्स, मैंने वो अपना ITR फाइल किया, ITR फाइल करके मेरे को 100 रुपये में से 10 रुपये टैक्स देना पड़ा। क्या देना पड़ा? टैक्सेस। मतलब मेरे पास बचा कितना? 90। एंड दिस 90 आई एम रेडी टू क्या? आई एम रेडी टू यूज, आई एम रेडी टू एक्सपेंडिचर, आई एम रेडी टू खर्च ना, आई एम रेडी टू खर्च, सॉरी, आई एम रेडी टू खर्च। तो जब मैं रेडी हूँ चीज़ें खर्च करने के लिए, वो मेरा डिस्पोजेबल इनकम हो जाता है। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या बताता है कि आप कितना रेडी हो खर्च करने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है पर्सनल इनकम में से माइनस करो क्या? पर्सनल टैक्सेस, इनकम टैक्स। क्या करो? इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज पे GST लगता है, पर्सनल इनकम पे डायरेक्ट टैक्स लगता है। पर्सनल इनकम पे क्या लगता है? डायरेक्ट टैक्स लगता है। सॉरी। तो यही है आपका मोटा मोटी नेशनल इनकम, और यही कुछ आपके नेशनल इकोनॉमिक टर्म्स है, और इसी पे आपको सम्स भी आएंगे एग्जाम्स में। एक बार आपके ये सम्स वगैरह भी हो गए तो आपका बहुत जल्दी चीज़ है ना क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे आपके मोटा मोटी नेशनल इनकम थे। क्या थे ये मोटा मोटी नेशनल इनकम? इधर आपको मैंने फैक्टर कॉस्ट, आपको मार्केट प्राइस सब बता दिया, आपको मैंने क्या कर दिया? सब बता दिए। पक्का? तो गाइस, यही है आपका नेशनल इनकम। तो अब तक तो यही नेशनल इनकम है। क्या है? अब तक तो यही नेशनल इनकम है। तो ये है आपका पार्ट 2। यहाँ पे अपना नेशनल इनकम खत्म होता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछने से हिचकिचाना मत, ठीक है? कन्फ्यूजन है ना, क्लियर करने, कन्फ्यूजन शेयर करने से क्लियर होगा, अंदर रखने से क्लियर नहीं होता। तो शेयर योर कन्फ्यूजन, शेयर योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स, एंड आई विल गेट बैक टू यू, आई विल रिप्लाई यू एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राम राम।